नमस्कार, स्वागत है आपका असली बात में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, 2 बार चुने गए एमएलए श्री ज्ञानचंद गुप्ता साहब। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, उनको थोड़ा परखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। काफ़ी दिनों से मैं आपके मिलने के प्रयास में था। सर, मैं शुरुआत करता हूँ। आपने जब शुरू किया तो आप चंडीगढ़ में बीजेपी के यूनिट चीफ थे। उसके बाद आप पंचकुला में शिफ्ट हुए और आपने कालका से भी कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ी। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ी। पंचकुला विधानसभा से चुनाव लड़ा, तीसरी बार 3 बार लड़ा है। अच्छा। पहली बार मैं हार गया था, अच्छा। 2014 में जीत गया था, फिर 2019 में जीता। सर, एज एमएलए आप अगले साल अपने 5 साल कैसे देखते हैं, या जितना भी आपको समय बचा है एज एमएलए, क्या क्या प्रयास करना चाहेंगे आप पंचकुला के लोगों के लिए? पंचकुला के विकास की दृष्टि से पिछले 8 साल के अंदर हाँ जी। हमने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट यहाँ लेकर के आए हैं अच्छा। और लगभग 5,000 करोड़ रुपए का विकास का काम पंचकुला में पिछले 8 साल में हुए हैं। और अगले जो आने वाले 2 साल हैं, मेरा फोकस जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हाँ जी। वो कंप्लीट हों और पंचकुला को 2 बड़ी सौगात, जो मेडिकल कॉलेज के रूप में और इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, ये अगले 2 साल के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि पंचकुला को मिले। सर, अभी आपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करी तो उसमें एक यूनिवर्सिटी का भी जिक्र चला था कई साल पहले कि पंचकुला में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में स्थित है, ये पहले पंजाब और हरियाणा दोनों की लिए काम करती थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के से कोई राजनेता ने हरियाणा से इसकी एफिलिएशन जो है वो ख़त्म कर दी। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जल्दी ही पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हरियाणा भी जुड़ेगा, पंचकुला भी जुड़ेगा। सर, 2014 में आप जीते एमएलए पंचकुला से, 2019 में भी जीते। ये वही दौर है जब मोदी सरकार कहा जाता है, जैसे बीजेपी की सरकार आई, आप बीजेपी की पार्टी से हैं। आपको लगता है कि इसमें जो बीजेपी का इतना बड़ा नाम हो चुका है पूरे भारत में, अब उसके उसके चक्कर में भी और उसके पीछे का जो जितनी मेहनत है उसके चक्कर में भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है एज एमएलए? देखिए, निश्चित तौर पर हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से 8 साल के अंदर भारत देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर लेकर के गए हैं और पूरी दुनिया को भारत का एक लोहा मनवाया है, आज उसी का परिणाम है कि भारत देश के अंदर G20 होने जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया ने, चाहे वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका जैसे देश, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को अपना नेता, अपना लीडर मान लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने 8 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी विकास किए हैं, वो भी अभूतपूर्व विकास है। मेरा ये दावा है कि 8 साल में जितना पंचकुला शहर के अंदर विकास हुआ है, उतना विकास पिछले 45 साल से, जब से पंचकुला बना है, उतना विकास नहीं हुआ, उतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना हमने 8 साल के अंदर विकास के काम किए। सर, एक एमएलए जब कोई बनता है, जब कोई एमएलए की कुर्सी को पे स्थापित करता है अपने आप को, तो उसके क्या रोल होते हैं बतौर सिर्फ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि राजनीति में सिर्फ? देखिए, एक विधायक के नाते विधायक के ऊपर 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक बड़ी, सबसे पहले, वो है जनता की सेवा। जिस
जनता ने, जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व, उनके प्रति उनकी जवाबदेही, या जो जनता को विकास की दृष्टि से कार्य करने चाहिए वो एमएलए को करने होते हैं। और दूसरा, जो विधानसभा के अंदर विधायक जाता है तो वो उसकी जिम्मेवारी होती है कि विधानसभा में जहाँ अपनी विधानसभा की जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में आवाज़ उठाए, उसके साथ साथ प्रदेश के बारे में भी वो कानून बनाए। प्रदेश के बारे में जो कानून बनने हैं वो विधानसभा में बने हैं, उसमें वो अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करे, चर्चा में भाग ले, और जो नियम कानून बने वो राष्ट्र हित में और प्रदेश हित के अंदर बने, और ताकि जो उसकी जिम्मेवारी है एक विधायक के नाते विधायी कार्यों को करने की, वो उस जिम्मेवारी को भी पूरा कर सके। सर, पिछले 2 साल में जब से कोरोना का ये चला था दौर, तो हेल्थ के बारे में पूरे दुनिया में और ख़ास करके इंडिया में काफ़ी सारे सवाल उठे थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके भारत में। पंजाब में देखें तो इस चीज़ के ऊपर बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। क्या हरियाणा और पंजाब देखा जाए तो एक साथ ही नाम लिया जाता है? हरियाणा में भी क्या आप ऐसा प्रयास करने का सोच रहे हैं हेल्थ के ऊपर? देखिए, जो कोविड का समय रहा, लगभग 2 साल का, 2.5 साल का, उस कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। और जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटीज़ का सवाल है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, चाहे वो पीएचसी हैं, चाहे सीएचसी हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, आप पूरी तरह से उनके अंदर सभी जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दवाई मुफ्त दी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी योजना लेकर के आए हैं, आयुष्मान योजना, जिस आयुष्मान का कार्ड ऐसे बीपीएल परिवार के लोगों का आयुष्मान का कार्ड बन गया जिसको पूरी जो इलाज है 5 लाख रुपए तक का एक साल में मुफ्त इलाज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई समाज से जन सेवा का कार्य कि गरीब आदमी कोई बिना इलाज के कोई मर ना जाए, उनका इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और हमने पहले तय किया था कि 15 लाख कार्ड बनाएंगे, और अभी दोबारा रिवाइज करके हरियाणा प्रदेश के अंदर 28.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सर, आपके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो जो आपकी अचीवमेंट्स थी उनके बारे में मैंने देखा कि आपने एक कमेटी बिठाई जिसमें जो एमएलएस के खिलाफ गलत बर्ताव करते हैं उनको सज़ा देने का आपने एक ऐलान किया। भारत में कई मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा कोई ऐसे अमेंडमेंट नहीं लाई है या कोई ऐसा रूल नहीं बिठाया, आपने बतौर एमएलए इसको करा। इसके पीछे क्या कारण था? एज स्पीकर हमारे एक्ट के अंदर प्रावधान है, हमारी जो पुरानी परंपराएं रही हैं उनमें इस बात को लेकर कि विधायक का मान सम्मान, विधायक का प्रोटोकॉल और विधायक की जो गरिमा है, क्योंकि विधायक एक 2 लाख लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसका मान और सम्मान अधिकारियों को करना चाहिए। एक चीज़ देखिए, विधायक है वो जनता का नुमाइंदा है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, मीन्स के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। और जो अधिकारी हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे ज़्यादा प्रमुख है।
लोकतंत्र मीन्स लोगों का तंत्र, लोगों का राज। तो लोगों का जो चुना हुआ नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव जनता का, और जनता का नौकर उसका सम्मान ना कर रहे, तो ये उचित नहीं है। तो उस दृष्टि से हमने यहाँ पर विधानसभा के अंदर एक कमेटी का गठन किया है कि विधायकों का टेलीफोन सुनना, विधायकों का प्रोटोकॉल का पालन करना, विधायकों कोई जन समस्या उठाता है या कोई पत्र लिखता है उसका जवाब देना, ये अधिकारी का कर्तव्य है। अगर वो इन चीज़ों का पालन नहीं करता तो फिर वो उसका संज्ञान हम लेते हैं। उसके लिए एक प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया है हमने, और उसके अंदर कुछ अधिकारियों को हमने बुलाया भी है। और मैं कहूँगा क्योंकि ये जो कमेटी है या ये जो बनाई जाती है कमेटी, ये विधानसभा के द्वारा गठित की जाती है। विधानसभा के विधायक होते हैं। विधानसभा के किसी भी आदेश का पालन ना करना वे विधानसभा का अपमान है। तो उस दृष्टि से हमने इस कमेटी का गठन किया है। सर, पंचकुला में एक और जो समस्या कई महीनों से उठ रही है वो गार्बेज के ऊपर, जो काफ़ी गंद, अगर आप 20 सेक्टर देखें या 12 सेक्टर हो गया, वहाँ पे शमशान घाट के पीछे भी गार्बेज काफ़ी फैला होता है, जो पोल्यूशन तो करती है पर और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स उससे उठती हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ आप सोच रहे हैं, आप कुछ प्रयास करने का सोच रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, ये गार्बेज की समस्या लगभग 1966 से, जब से पंचकूला बना, तभी से ये गार्बेज निकलता आ रहा है। और ये गार्बेज कोई आज पहली बार आना शुरू हुआ ऐसा नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा सेक्टर 23 के अंदर जो गार्बेज का डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, वहाँ बहुत बड़ा, तो उस गार्बेज को रिमूव करने के लिए हमने अभी 38 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो किया है, और उस गार्बेज को वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। जहाँ तक दिल्ली का जो गार्बेज कलेक्शन है, हर परिवार ये चाहता है कि मेरे घर के नज़दीक गार्बेज का कोई सेंटर ना हो, गार्बेज का कलेक्शन सेंटर ना हो। गार्बेज हर घर से पैदा होता है, हर रोज़ निकलता है, और हर आदमी चाहता है कि मेरे घर से तुरंत दूर चला जाए। और जाए कहाँ? जहाँ पर हम लेकर के जाते हैं वहाँ पर भी आबादी है या आबादी से बाहर है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि अभी हमने एक टेंडर दिया है जिसके अंदर डेली जो है गार्बेज, जितना भी गार्बेज पंचकूला का इकट्ठा होगा, हम उसको प्रोसेस करेंगे। 800 मीट्रिक टन का जो प्लांट है वो लग रहा है। हमारी जो टोटल पंचकूला का जो गार्बेज है वो लगभग 150 टन मीट्रिक टन है। तो इसलिए आगे से वो जो गार्बेज है डेली की डेली उसका प्रोसेसिंग हो जाएगी, मैन्योर बनेगी या जो सेग्रीगेशन होगी, तो उसके पश्चात ये समस्या का समाधान होगा। और जो पुराना जो डंपिंग ग्राउंड के अंदर गार्बेज पड़ा था उसको भी यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर जो है रिमूव कर रहा है। लगभग काफ़ी बड़ी तादाद में रिमूव हो चुका है। सर, आपने बात करी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनके ऊपर आप ध्यान देंगे अगले 2 साल में। बट अगर आपकी पॉलिटिकल जर्नी को सम अप करना हो, पिछले तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ, तो उसको कैसे सम अप करेंगे? क्या क्या आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते थे, और क्या आपको लगता है कि और प्रयास करने चाहिए थे? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल जर्नी है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने 42 साल के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है उस जिम्मेवारी को पूरा किया है। और मेरे पास बहुत सारी जिम्मेवारियाँ, जैसे चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, प्रदेश के अन्य पदों के नाते, चंडीगढ़ के महापौर के नाते, पार्षद के नाते, और उसके पश्चात हरियाणा प्रदेश के अंदर भी विभिन्न जो जिम्मेवारियां पार्टी की, और अब एज इलेक्टेड एमएलए, ये सब पार्टी ने मुझे दिया है।
पार्टी की विचारधारा, जो मेरी विचारधारा है वही हमारी पार्टी की विचारधारा है कि हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले देश है, उसके पश्चात कोई प्रदेश है या मेरा परिवार है या मैं हूँ। ये सब चीज़ें गौण हैं मेरे देश के सामने। तो मेरा देश यदि तरक्की करता है तो हम सब तरक्की करते हैं। तो इसलिए देश सेवा को लेकर के ये जो मैंने विचारधारा जिससे मैं बंधा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी में कार्य कर रहा हूँ और पार्टी की नीतियों के अनुसार, पार्टी के आदेश के अनुसार जो भी कार्य मुझे मिलेगा मैं करूँगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे लगता है आप एक जीता जागती प्रेरणा है लोगों के लिए, पंचकुला के लोगों के लिए। आपके काम के तौर के तरीके हम देखते हैं कि लोग आपसे कितना खुश है, कितना संतुष्टित हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ 2 बार चुने गए एमएलए साहब, पंचकुला की आन बान शान, हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। ये थी असली बात। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।